नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग स्ट्रेटजी ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में हमने पढ़ा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब मैंने तुम्हें पूरे प्रोडक्ट के जीवन के बारे में बताया था, उसके लाइफ के बारे में बताया था कि हर कोई प्रोडक्ट है उसकी 4 स्टेज होती हैं। इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होती है और उसके बाद वो डिक्लाइन की तरफ आ जाता है। तो जब ये 4 कंडीशंस मेरे प्रोडक्ट के साथ डील करती हैं तो उस दौरान मेरा मार्केट का स्ट्रेटजी क्या होगा, मेरा किस तरीके से अपने आप को अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए या कस्टमर को अधिक से अधिक सेटिस्फाई करने के लिए मैं कौन कौन सा बेसिकली अपना स्ट्रेटजी को इंक्लूड करूँगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेज में। इंट्रोडक्शन है आपका प्रोडक्ट अभी अभी बाज़ार में आया है, इसका मतलब कस्टमर आपको नहीं जानते, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते। तो आपका काम क्या होगा कि आप अधिक से अधिक एडवर्टीज़मेंट करें अपने प्रोडक्ट की। एडवर्टीज़मेंट करने के तरीके भी आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट आपने टीवी पर देनी है, न्यूज़पेपर पे देनी है, होर्डिंग लगाना है या फिर पैम्फलेट बांटनी है। ठीक है, उसके बाद आपका जो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो छोटा ही रहे तो अच्छा रहता है। उसके बाद आपका जो है आपका जो एडवर्टीज़मेंट है, आपका जो सेल्स प्रमोशन है, उसमें काफ़ी अधिक खर्च किया जाता है क्योंकि बाज़ार में फर्म की जो लीडिंग स्थिति बनी रहे वो आगे ही रहे। उसके बाद जो कस्टमर हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको इंट्रोडक्टरी ऑफ़र भी देना होगा। ठीक है, जो उच्च आय वर्ग की जो हाई मेरी कम्युनिटी है उसके जो बायर्स हैं, ठीक है, उनको भी सेल करने की कोशिश करनी होगी। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अट्रैक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हाई प्राइस लो प्राइस जो भी आपको लगे आपके प्रोडक्ट के डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका मार्केटिंग का जो भी कंसेप्ट होगा, जो मार्केटिंग की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी की होंगी, वो बिल्कुल आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, फ्यूचर को देखते हुए आपने बनानी हुई होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके का आपने अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका इसमें एक देखो ये पॉइंट नंबर जो 7 है, इस पॉइंट में लिखा हुआ है तकनीकी उत्पाद होने पर शीघ्र मलाई उतारने वाली कीमत नीति। हाई नीति का मतलब होता है क्योंकि अगर मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट अच्छे से हो जाती है तो मेरे पास ऑप्शन होता है। इसका मतलब दूध से मलाई उतारना। दूध से मलाई उतारने का मतलब है कि जब मेरे पास दूध है, ठीक है, दूध मतलब मेरे पास मेरी पूरी की पूरी मार्केट। जब मैं दूध से मलाई ही निकाल लेती तो दूध में कुछ नहीं बचता। ठीक है, मलाई में ही सब कुछ है, जितने भी सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो सारा मलाई में है। अगर मैंने दूध से वो मलाई निकाल ली तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर जो दूध है वो मेरे पास मेरी मार्केट है। ठीक है, इस इंट्रोडक्टरी स्टेज में मुझे अपने प्रोडक्ट का अधिक से अधिक प्राइस करके मैं मार्केट से क्रीम निकाल लेती हूँ, मैं मार्केट से मलाई निकाल लेती हूँ। जिसका मतलब ये होता है कि मैंने अपनी कॉस्ट को कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपने प्रोडक्ट को इस स्टेज में इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि मेरा जितना भी खर्चा था, इन्वेस्टमेंट मेरी जितनी भी थी प्रोडक्ट के लिए, वो मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल चुकी है। उसके बाद तो बेसिकली जितना भी मेरे पास मेरी सेल्स होती जाएगी उतना मुझे प्रॉफिट से होता चला जाएगा। ऐसी हम रणनीति के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद आपके पास आपकी सेकंड स्टेज है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज का मतलब धीरे धीरे आप उन्नति की तरफ जा रही हैं, तो उसमें आपके पास आपके क्या क्या काम होने चाहिए। आपको अपने क्योंकि ग्रोथ कर रहा है तो आपने अपने उत्पाद की क्वालिटी में सुधार करना चाहिए। उत्पाद की कुछ नई विशेषताओं को शामिल कर लेना चाहिए जिससे उसका स्टाइल और वो अट्रैक्टिव बन जाए। नए नए बाज़ारों की हमें खोज करनी चाहिए, न्यू मार्केट के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद जो मेरा एडवर्टीज़मेंट खर्चा है उसमें अधिक वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट के जो मटीरियल्स हैं और कौन से डिस्ट्रीब्यूशन कौन से चैनल से हम करेंगे उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके मुझे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो मेरा मार्केटिंग मिक्स है उसमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। उसके बाद मैं जो ब्रांड की जो इमेज बनाने की कोशिश कर रही हूँ, छवि बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वो होना चाहिए। और कस्टमर सर्विस पर मेरा यहाँ पर बहुत अधिक ही ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अब मैच्योर हो चुका है। ठीक है, और मैच्योर हो चुका है तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेरे पास मेरी सेल्स है ना, वो सेल्स मेरी घटती दर से होती हैं। मतलब होती तो हैं लेकिन उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो इस दौरान मुझे क्या करना चाहिए, इस दौरान मुझे अपने नए ग्राहकों, नए कस्टमर को देखना चाहिए, उत्पाद के प्रयोगों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नई पैकेजिंग, नई रैपर, नया स्टाइल अपनाना चाहिए। जो मेरे कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए मुझे अपने प्राइस में कुछ कमी कर लेनी चाहिए। मध्यस्थों को उत्पाद के बिक्री बढ़ाने की रुचि है
तो उसमें हमें अपना क्या बोलते हैं, नए बाज़ार खंडों में मुझे प्रवेश करना चाहिए। कुछ उदार विक्रय योजनाओं की घोषणा कर प्रतिस्पर्धियों के क्रेता की ओर आकर्षित करना चाहिए। उत्पाद के स्टाइल और डिज़ाइन में भी जो चेंज है वो करना चाहिए, तभी मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं अपने कस्टमर को थोड़ा सा और कुछ टाइम के लिए अट्रैक्ट कर कर अपने प्रोडक्ट को मैं बेच सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद है आपका डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज का मतलब है हर प्रोडक्ट का जो लास्ट स्टेज है। जैसे मैंने बताया था एक ह्यूमन बीइंग की भी वो पहले बचपन आता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू करता है, फिर अपना वो यंग के बाद फिर वो बुढ़ापा अवस्था। ठीक है, ये सारी स्टेजेस चलती रहती है, तो यहाँ पर भी सेम है। डिक्लाइन स्टेज क्या है? डिक्लाइन स्टेज में क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट्स है उस प्रॉफिट्स में बेसिकली मेरी कमी आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें मुझे क्या करना चाहिए, इस वाली कंडीशंस में मुझे अपना जो प्रोडक्ट है उसको कम दाम वाले पैकेज निकालने चाहिए। ठीक है, मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट, छोटे छोटे पैकेज निकाल कर प्राइस को कम करके काम करना चाहिए। और जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग, रैपर, जो लेबलिंग है उसको अधिक आकर्षक बनाना चाहिए ताकि कुछ समय तक और टिका रहे। लाभों को बनाए रखने के लिए लागत नियंत्रण, कॉस्ट पर ही कंट्रोल करना होगा। उसके बाद क्रियात्मक रूप से उत्पाद को सुधारना चाहिए जिससे कि उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके। उत्पादन और विपणन कार्यक्रमों का दोबारा से पुनः मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन करके उसको थोड़ा सा और लागू करना चाहिए। नए उत्पाद की खोज के लिए जितने भी मेरे रिसर्च हैं मतलब मार्केट का सर्वे करके देखना चाहिए कि अब बेसिकली, क्योंकि इस स्टेज को मैं नहीं रोक सकती, ये स्टेज तो हर प्रोडक्ट के साथ आनी ही आनी है। ठीक है, अगर इस हर प्रोडक्ट के साथ ये नहीं आएगी तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, नेक्स्ट मार्केटिंग मेरी क्या होगी, तो उसके बारे में रिसर्च, उसके बारे में आपने अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए, आपने अनुसंधान डेवलपमेंट करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले आपका है तकनीकी परिवर्तन की गति। तकनीकी परिवर्तन, क्योंकि आपको जानते हो मौसम में चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो एक ये सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है कि अगर फैशन ही चेंज हो गया तो मेरा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल्स है, वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत जल्दी मुझे अपना चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे इसमें बताया हुआ है कि तकनीकी परिवर्तनों की गति जितनी अधिक होगी, तकनीकी परिवर्तन मतलब टेक्नोलॉजी जितनी अधिक तेज़ होगी, उतनी ही मेरे चक्कर की जो है वो लंबाई, वो जो लाइफ है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे अपना तकनीकी परिवर्तन पर एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है मेरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर। ठीक है, उसके बाद है बाज़ार स्वीकृति की गति, रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस। अगर आपका मार्केट एक्सेप्टेंस, बाज़ार स्वीकृति की गति तीव्र होने पर अगर अधिक है तो उत्पाद जीवन चक्र छोटा होता चला जाता है। ठीक है, और इस गति के धीमा होने पर उत्पाद जीवन चक्र दीर्घकालीन हो जाता है। बाज़ार स्वीकृति की दर देश की आर्थिक उन्नति, उपभोक्ता का जीवन स्तर, शैक्षणिक स्तर, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा, भौगोलिक वातावरण आदि अनेक बातों पर निर्भर करती है। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है ईजीनेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एंट्री। ठीक है, अगर प्रतियोगी फर्में और जो नया मेरा प्रोडक्ट बाज़ार है, जो मार्केट है, अगर वो ईज़िली मार्केट में, मतलब अगर कंपटीशन टफ़ है, कंपटीशन इजी है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आसानी से बाज़ार में उतर सकता है, तो मेरे जो लाइफ है वो लाइफ बहुत कम हो जाएगी मेरे प्रोडक्ट की। ठीक है, उसके बाद है मेरे आपका इकोनॉमिक और मैनेजरियल फोर्स। इकोनॉमिक और मैनेजरियल फोर्स का मतलब है कि आपके उपभोक्ताओं की जो पावर है, खरीदने की जो पावर है, ठीक है, कीमत स्तर है, मुद्रा की पूर्ति है, वो आदि तत्व भी मेरे उत्पाद जीवन चक्र, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को प्रभावित करते हैं। पेटेंट, प्रोडक्शंस बाय पेटेंट संरक्षण द्वारा उत्पादक को एकाधिकार जैसी स्थिति उपलब्ध हो जाती है। जिन उत्पादों का पेटेंट पंजीकृत करा लिया जाता है उनका जीवन चक्र अन्य उत्पादों की तुलना में अधिक लंबा होता है। क्योंकि पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ मैं ही बनाऊंगी, और मैं ही बनाऊंगी तो सिर्फ उसको बनाने का अधिकार मेरा है, कोई और नहीं बना पाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, मेरा जो प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट का जो सर्कल है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका रिस्क
जोखिम सहन करने की क्षमता अधिक होती है तो आपका जो उत्पाद है वो थोड़ा लंबा चल जाता है। अगर आप जल्दी हार मान जाते हो तो आपका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो छोटा होता चला जाता है। उसके बाद आपका पर्सनल स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, यदि किसी संस्था में विभिन्न योग्यता और क्षमता वाले व्यक्ति कार्यरत होते हैं तो ऐसी संस्था में उत्पादों का जीवन चक्र प्रभावित होता है। एग्जाम्पल बताया गया है, प्रस्तुतिकरण अथवा अवस्था में अनुसंधान और इंजीनियरिंग, विकास अवस्था में निर्माणी और निर्माणी, मैच्योरिटी में विपणन और पतन अवस्था में वित्तीय और संपूर्ण प्रबंध नियंत्रण अगर अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए यदि किसी उपक्रम में इन सभी उच्च कार्यों का मिलाकर क्रियात्मक समूह को संगठित करके उपक्रम के उत्पादों का जीवन काल दीर्घकालीन होंगे। इसका मतलब क्या है कि जितने भी स्टेजेस हमने गिनी हैं उन स्टेजेस में जो काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो एक्सपर्ट्स मेरे पास मौजूद रहेंगे तो वो नई नई रिसर्च करके, नया नया टेक्नोलॉजी लाके, नई नई रिसर्च लाकर अपने प्रोडक्ट को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी आपकी लंबी चल रही है तो आपका प्रोडक्ट भी थोड़ा लंबा चल जाता है। अगर आपकी पॉलिसी चेंज हो रही है, पॉलिसी चेंज होने पर मेरे प्राइस में, ठीक है, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज़ में बहुत डिफरेंस आता है। तो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिपेंड करती है कि आपकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से होगा। उसके बाद आपका है यूटिलाइजेशंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उत्पाद जीवन चक्र की क्या क्या उपयोगिताएं हैं। ठीक है। उपयोगिताएं में क्या क्या बताया गया है, इसमें क्या क्या उपयोगिताएं हैं। सबसे पहला आपका हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग सेल्स। ठीक है, क्योंकि आपको चारों अवस्थाओं का पता लग गया तो आपकी सेल्स कितनी होगी और कैसे होगी उसके बारे में फोरकास्ट कर सकती हैं। हेल्पफुल एज ए प्रिडिक्टिव टूल, पूर्वानुमान उपकरण के रूप में, क्योंकि टाइम टू टाइम रिसर्च हो रहा है तो रिसर्च होने पर जो समस्याएं हैं वो भी सामने आ रही है तो उसके बारे में मुझे पहले से ही पता है। और जब मुझे उसके बारे में पहले से पता है तो मैं आसानी से अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बचा सकती हूँ। ठीक है। उसके बाद आपका हेल्पफुल एज ए प्लानिंग टूल। प्लानिंग भी अब इसमें इम्पोर्टेंट है। जब मुझे पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिक्लाइन स्टेज पर है, और जब डिक्लाइन स्टेज पर है तो मैं नया बनाने के बारे में सोच रही हूँ, नया रिसर्च मैंने शुरू कर दिया है, तो नेक्स्ट क्या होगा, कस्टमर मेरा नेक्स्ट क्या पसंद करेगा, उसके बारे में मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये मुझे मदद करता है। उसके बाद है आपका कंट्रोल का टूल। कंट्रोल करता है, कंट्रोल आपके जो जितने भी ये सारे फंक्शंस हैं ना, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन, वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। हेल्प करता है आपके कंट्रोल में। ठीक है। धीमी गति से चल रहा है तो क्यों चल रहा है, कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही है, उसके बारे में आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है। उसके बाद आपका हेल्पफुल इन फ्रेमिंग मार्केटिंग प्रोग्राम। जितने भी आपका मार्केटिंग प्रोग्राम है, आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसा रहेगा, आपका एडवर्टाइजमेंट कैसा रहेगा, आपका जो सेल आफ्टर सेल सर्विस वो किस तरीके से काम करेंगी, उन सभी चीज़ों के बारे में ये आपको बताता है। आपका ब्रांड कैसे होगा, पैकेजिंग क्या होगा, कलर क्या होगा, साइज़ क्या होगा, शेप क्या होगा, वो सारी की सारी बातें यहाँ से हमें मिल जाती हैं। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, उसके बाद आपका एक पेज फिर से मिसिंग हो गया बेटा। ठीक है, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें ये इंपॉर्टेंट सी बताई हैं। उसके बाद आपका है नेक्स्ट हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशंस। आपका प्राइस डिसाइड करने में मदद करता है। चारों स्टेजेस में आपका प्राइस कैसे होगा, जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप बाज़ार से, मार्केट से क्रीम निकाल सकते हो तो आपका जो प्राइस है वो हाई होगा। जितनी भी आपकी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के बेस पर, स्टेजेस के बेस पर ही आपका प्राइस डिसाइड होता है, कम होगा, ज़्यादा होगा या इक्वल टू कॉस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद आपका डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। आपने नया प्रोडक्ट जो डेवलप करना है उसके बारे में आपको हिंट मिल जाता है। आप अपने विभिन्न जितने भी कंपैरिजन कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन इजीली हो जाता है। आपके प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को 4 स्टेज में बांटकर काम जब कर रहे हैं तो वहाँ पर जो प्रॉफिट्स है उस प्रॉफिट के इंक्रीमेंट के भी बहुत बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। उसके बाद है हेल्पफुल इन प्रोडक्ट प्लानिंग। आपका जो प्रोडक्ट प्लानिंग नेक्स्ट क्या होगी, साइज़, शेप, कलर, ब्रांड कौन सा होगा, एडवर्टीज़मेंट का तरीका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल क्या होगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद आपका है इसमें एक्सटेंशंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जो पॉइंट्स अभी आपको दिख रहे हैं ना ये सामने, ये वाला पेज नंबर 165 पर, वो क्या है, एक्सटेंशंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मेरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की एक्सटेंशन किस तरीके से हो सकती है, मैं अपने उत्पाद जीवन चक्र का विस्तार कैसे कर पाऊँगी। उसके लिए मेरे पास
सबसे पहला है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। अगर मैं अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, हर स्टेजेस में मॉडिफाई कर पाऊं, टाइम टू टाइम कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर पाऊं, तो मैं अपने प्रोडक्ट को थोड़ा लंबा कर सकती हूं। नए बाज़ारों में प्रवेश, जहां एक ही बाज़ार क्षेत्र में उत्पाद पतन अवस्था में पहुंचने लगता है और विपणनकर्ता उसे नए बाज़ार में प्रस्तुत कर उसकी कुल मांग को बनाए रखता है। नए बाज़ार के लिए उत्पाद में कुछ परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। एक मार्केट से अगर ख़त्म हो गए तो दूसरी मार्केट में ले जाना। उसके बाद प्रमोटिंग फ्रीक्वेंटेज यूजेस, ठीक है। फ्रीक्वेंटेज यूजेस का मतलब कि आप अपने जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में आप उसको बताकर कस्टमर को थोड़ा अट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कोई भी टूथपेस्ट होता है, उसको अट्रैक्ट करने का तरीका सुबह भी करना चाहिए और शाम भी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी हेल्थ से जोड़ दिया, अपने टीथ की हेल्थ से जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट है जो कस्टमर की हेल्थ के साथ अगर रिपीटेड किया जाए तो वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकती हो, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट डिफरेंट यूजेस, ये मैंने अभी बताया। डिफरेंट यूजेस का मतलब आपका जो अमूल मिल्क पाउडर है, उस अमूल मिल्क पाउडर से आप दूध बना सकते हो, मिठाई बना सकते हो, या XYZ कोई भी चीज़ें उस पर्टिकुलर आप यूज़ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग यूजेस बताकर आप अपने जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हो। फाइंडिंग न्यू यूजेस, उस प्रोडक्ट से नया क्या यूज़ किया जा सकता है वो बताना। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक ऑफ एडवर्टीज़मेंट एंड सेल्स प्रमोशन, जो आपकी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके बारे में बताना, उनको यूज़ करना, ठीक है। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूवमेंट करना, वो इम्प्रूवमेंट करके अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करने पर भी आपका जो प्रोडक्ट लाइफ है, आपके जो प्रोडक्ट की लाइफ है वो बढ़ जाती है। उसके बाद आपका है लिमिटेशंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हर एक चीज़ की कुछ कमी भी होती हैं, तो लिमिटेशंस क्या हैं। मैं स्टेजेस की बात कहती तो हूँ, लेकिन इतना सही तरीके से मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। तो सबसे पहला एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट कन्फर्मिटी, मेरे को सही सूचना ही नहीं मिल पाती। स्टेज स्पैन फ्लक्चुएशन, मैं जो अवस्थाओं की बात कर रही हूँ यहाँ तो मार्केट का एक पल का भी नहीं विश्वास। तो जब मेरा इंट्रोडक्शंस है, हो सकता है कि तभी के तभी मेरा डिक्लाइन भी हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास इनसफिशेंट इन्फॉर्मेशंस हैं। डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मैं कौन सा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज में है ये बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद आपका जो लास्ट पॉइंट है, आपका लॉन्ग एंड दीर्घकालीन परिपक्वता, जो आपका लॉन्ग मैच्योरिटी स्टेज है आपका, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अधिकतर उत्पादों की जो मैच्योरिटी अवस्था सैकड़ों वर्षों की होती है, जैसे विस्की, साइकिल, परफ्यूम, हेयर ऑयल, साबुन, इनकी जो डिक्लाइन तो कभी आएगा ही नहीं इनका, ठीक है, क्योंकि ये तो लगातार चलने वाली चीज़ें हैं। तो ये भी आपका क्या है, बेसिकली आपका एक ऐसी लिमिटेशंस है जो मैं अपने प्रोडक्ट की जिस स्टेजेस को नहीं कंफर्म कर पाऊँगी, ठीक है। ये आपके पास आपका चैप्टर फिनिश है, आपकी 2 यूनिट भी फिनिश हो गई हैं, ठीक है, आपकी 2 यूनिट फिनिश, ठीक है बच्चे।